न्यूज़ उत्तरांचल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज का कार्यक्रम जिसका नाम है विशेष, हम आपको बताने जा रहे हैं महर्षि कण्व की तपस्थली और राजा भरत की जन्मस्थली का भाग 2। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, घंटी वाली बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और ले चलते हैं हम आपको कण्व आश्रम। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कण्व आश्रम समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान हमें कण्व आश्रम के बारे में और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिन्हें हम अपने चैनल के माध्यम से आपको भी रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, हमारा मकसद भी यही था कि कण्व आश्रम इतनी महत्वपूर्ण जगह है और सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। दोस्तों, न्यूज़ उत्तरांचल कण्व आश्रम पर एक वीडियो पहले ही बना चुका है, पार्ट 1 नाम से। यदि आप लोगों ने नहीं भी देखी हो तो अवश्य देखिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि आज तक हमारे इतिहास को लिखने वाले विद्वानों ने इस जगह का उल्लेख ही नहीं किया है। कुछ लोगों ने किया भी तो बहुत ही साधारण ढंग से कर दिया, जबकि महाकवि कालिदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में पूरा वर्णन कर चुके हैं। विष्णु पुराण में भी इस जगह का उल्लेख है। दोस्तों, आपको भी हैरानी होगी कि इस जगह को किस तरह से खोजा गया। इसके पीछे एक रोचक कहानी है, आइए आपको बताते हैं। यह घटना 1956 की है, जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ रूस की यात्रा पर गए हुए थे। उनके सम्मान में वहां महाकवि कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मेघदूत शाकुंतलम का नाटक मंचन किया गया। बातों बातों में वहां के राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा कि भारत में यह जगह कहाँ है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू जब वापस भारत पहुंचे तो उन्होंने एक समिति गठित की कण्व आश्रम को खोजने के लिए, और फिर समिति ने इस जगह की खोज की। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन आज जिस स्थिति में यह जगह है, लगता है मानो इस जगह को भी किसी ने श्राप दिया हो। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं, यहाँ हर साल बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा 3 दिवसीय मेला लगता है और मेले में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक शिरकत करते हैं। और न जाने कितनी बार कोरी घोषणाएं हुई है, संगमरमर के बड़े बड़े पत्थरों पर नाम लिखवाए हुए हैं, लेकिन घोषणाएं केवल घोषणाएं थी। ये घोषणाएं आज तक हकीकत में नहीं बदल पाई हैं। आप इस जगह की हकीकत वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि राजा भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन आप आज इस जगह की स्थिति देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जगह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार नाम के शहर में मालिनी नदी के तट पर एक सुंदर और रमणीक स्थान है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि मालिनी नदी के नाम से पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही नदी है, और वह नदी पौड़ी जिले के कोटद्वार में है। दोस्तों, एक और हैरानी की बात तो यह है कि पौड़ी गढ़वाल ने उत्तराखंड को 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। पौड़ी गढ़वाल से कैबिनेट में भी नामी मंत्री हैं और केंद्र में भी कई बड़े पद पर पौड़ी गढ़वाल से हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस जगह के लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब हमें पूरा विश्वास है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री इस जगह का जीर्णोद्धार अवश्य करवाएंगे। हम अपने न्यूज़ उत्तरांचल चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इस जगह को अब अभिशाप से जीर्णोद्धार करके मुक्त कर दिया जाए और इस जगह को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए।
जिससे कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और हमारी ऐतिहासिक धरोहर केवल कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में अपना एक विशेष स्थान के रूप में स्थापित होगा। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे साथ हैं कोटद्वार निवासी मोहन सिंह रावत जी। रावत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो खुद भी जो है कि कोटद्वार में हर व्यक्ति उनको जानता है और वो भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं और साथ साथ जो है कर्णाश्रम समिति के वो कोषाध्यक्ष भी है। धन्यवाद आपका। मैं ये बताइए, आप कर्णाश्रम के समिति के कोषाध्यक्ष हैं। कर्णाश्रम जिसके नाम से कि भारत का नाम पड़ा था, ये भारत की क्रीड़ा भूमि है और आज भी वो जो है कि उपेक्षित है, क्या कहना? हाँ, इस बारे में मेरे को ये कहना है। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, भारत जिस कर्णाश्रम के नाम से भारत पड़ा, भारत के जन्मस्थली, और उसके बारे में किसी को भी पहले पता नहीं था। पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब एक बार रसा गए थे उस समय, और वहाँ पर एक गीत नाटिका हुई थी, तो उस पर जब जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको देखा तो उन्होंने पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा ये जो है आपके भारतवर्ष में ये कर्ण आश्रम है। तो उन्होंने तब डॉक्टर संपूर्णानंद जी को यूपी से उन्होंने ये बोला कि आप वहाँ जाइए और देखिए। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने तत्कालीन मंत्री श्री जगमोहन सिंह नेगी जी को इसके लिए कहा कि आप वहाँ देखिए गढ़वाल में कहाँ पर जो है कर्ण आश्रम है जहाँ भारत की जन्मस्थली है। तो तब वो आए, उन्होंने तब यहाँ वो किया। उसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर संपूर्णानंद जी भी आए थे और तब से लेकर आज तक लगातार इस पर जो है, पहले भी समितियाँ बनी, अब भी बनी, 20 साल से हम लोग भी इस पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे माननीय अध्यक्ष जी कमांडेंट बीरेंद्र सिंह रावत जी ने एक नहीं पता नहीं कितनी बार इस पर जो है लिखत पढ़त करी, करस्पॉन्डेंस करी, उस समय भारत सरकार से करी या आपके उत्तराखंड सरकार से करी, कई की, और सब ने एक ही बात कही कि साहब इसका हम विकास करेंगे और बहुत ज़रूरी है विकास। ये तो एक ऐतिहासिक धरोहर है, ना ही जो उसका एक विकास होना चाहिए था वो विकास भी नहीं हो पाया। फिर वहाँ पर कई इधर उधर जो खुदाई हुई, तो उस खुदाई में उस ज़माने की जो है बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिली। ये बहुत, लेकिन अभी तक मतलब किसी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बहुत साफ कहना है, किसी ने भी उस तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया। आपको इतना ऐतिहासिक धरोहर मिलेंगी कि आप मतलब देखते रहेंगे। इतनी धरोहर तो हमको तब मिली जब वो ऊपर से बाढ़ आई थी और बाढ़ में बह के कई चीज़ें, तो वो वन विभाग ने बल्कि उनको उठा के दीवार पर बताएं, उस दीवार में भी चिन्ही है वो चीज़ें। तो उनके जो लेख है वो तो पढ़ने में नहीं आते, लेकिन जो मूर्तियाँ वो तो हैं। तो कई मूर्तियाँ तो हमारी वहाँ पुस्तकालय में रखी हुई हैं। तो बहुत कोशिश करने में लगे हुए हैं, करस्पॉन्डेंस होती रहती है। और उसका पूरा जो है इतिहास बना के कमांडेंट रावत ने उन्होंने केंद्र सरकार के जो संबंधित मंत्री थे उनसे मिले हैं, उनको भी दिया। राज्य सरकारों में जो कांग्रेस की सरकार थी, हमारी भाजपा की सरकार थी, उनके पर्यटन मंत्रियों को भी दिया। निसंगी मुख्यमंत्री थे उस समय, उनसे कहा था, वो भी आए थे, उनको भी दिया। मतलब और सभी लोगों को देते आए हैं। लेकिन जो विकास होना चाहिए उस ऐतिहासिक चीज़ का, और सबसे बड़ी बात है ऐतिहासिक तो बहुत धरोहर है, लेकिन ये तो वो ऐतिहासिक है जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, और उसकी इतनी बड़ी उपेक्षा बड़ी समझ में नहीं आती। ऐसी उपेक्षा क्यों करते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं इसको देखते हैं, क्यों नहीं इसका अध्ययन करके ये जो कुछ भी करना है इसका विकास क्यों नहीं हो रहा वैसे। और अफसोस की बात है कि उस पर जो है कुछ हमारे लोग, कुछ कांग्रेस के लोग और एक बाहर के एनजीओ को पकड़ के उसको पैसा दे के और इसके खिलाफ एक पीएलए डाल दी। मतलब इस कारण से सड़क का काम रुका। अब सब ये चाह रहे थे, उन्होंने कहा अगर ये सड़क बन जाएगी तो पता नहीं किसको क्या लड्डू मिल जाएंगे, किसको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो ये काम तो हमारा है, जाना तो हम लोगों ने ना, जो यहाँ के लोग हैं, अगर उन्होंने ये काम किया मिल के, चाहे वो किस पार्टी के थे, वो सभी पार्टियों के लोगों ने मिल के और बाहर के एनजीओ को बुला के तुम उस पर पीएलए डाल लो, ये क्या होता है। नहीं तो ये तो सड़क तो अब तक तो कभी की बन गई होती। और आज मेरे साथ जो है कर्णाश्रम समिति के महामंत्री डवराल,
आभा डबराल जी हैं, जो कि समिति के महामंत्री पद पे, महासचिव पद पे हैं। और कर्णाश्रम जो कि हमारा देश का नाम भारत पड़ा, कर्णाश्रम जो है भरत, सम्राट भरत की कर्म भूमि, जन्म भूमि है, क्रीड़ा भूमि है। उसके हिसाब से आज जो वहाँ की स्थिति है, बड़ा उपेक्षित जो है कर्णाश्रम रहा है। तो आप समिति में हैं, समिति के नाते आपने क्या क्या प्रयास किए कर्णाश्रम के लिए, और आगे आप क्या जो है कि सोचते हैं कि कर्णाश्रम किस तरह से होना चाहिए? कण्व आश्रम शब्द लेते ही आपने एक तरह से एक बहुत बड़े विषय को ले लिया है इसमें। तो कण्व आश्रम जो अपने में है, स्वयं में, और ये कहा जाता है कि वह उपेक्षित है। तो उपेक्षित तो है वो, लेकिन उपेक्षित द्वारा है, हमारे द्वारा उपेक्षित है। वरना उसे अगर देखा आज की उपेक्षित की स्थिति में भी, आज उसमें बहुत सारे पर्यटक आते हैं और बहुत सारे घूमने वाले और बहुत सारे रिसर्च करने वाले उसको ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि वह अपने आप में एक बहुत विशिष्ट शब्द है कण्व आश्रम। ये यहाँ पर मात्र किसी कोई मंदिर नहीं है या कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है, एक पौराणिक स्थल है, और ये एक बहुत बड़ी इतिहास को अपने आप में ही दिए हुए है। हमारे आज इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन कहाँ से इनका जन्म और इसका जो है बीज कहाँ से पड़ रहा था, वो था हमारा गुरुकुल, कण्व ऋषि का गुरुकुल, जिसको बताया गया है कि 10,000 छात्रों की रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी आज की भाषा में कहलाएगा। इतना बड़ा विस्तृत ये कि गुरुकुल था। इसके कई पहाड़ों को लेकर, चरक पहाड़ को लेकर, वशिष्ठ आश्रम को लेकर, ये विभिन्न कई पहाड़ियाँ इसमें जुड़ती हैं, जो कि इन लोगों के डिपार्टमेंट्स, जिसे आज हम कहते हैं कि स्ट्रीम्स चल रही हैं, साइंस की चल रही है, उसकी ऐसे स्ट्रीम, ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिसमें एस्ट्रोलॉजी था, एस्ट्रोनॉमी था, न्यूमरोलॉजी था, आपका आयुष शब्द दे रहे हैं, आयुर्वेद था, जड़ी बूटी थी, शोध थे, और फार्मेसी, आज की भाषा में फार्मेसी भी था, शोध भी था, रिसर्च था। 10,000 छात्रों की रीजनल यूनिवर्सिटी कैसी रही होगी और कितने क्षेत्र में रही होगी, ये हम स्वयं सोच सकते हैं। पहाड़ों के बीच में ये कह देना कि कण्व आश्रम मात्र चौकी घाटा के स्थल पर एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई एक जन्मस्थली को कहा जाए तो ये बहुत ही संकीर्ण विचारधारा होगी, क्योंकि कण्व आश्रम एक विस्तृत शब्द था। यहाँ पर शकुंतला अपने बच्चे को उसने जन्म दिया था और जिसका पालन पोषण कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ था। इतना ये सीमित आश्रम है जिसको लोग उतना ही मानकर चल रहे हैं। वरना यहाँ पर ऐसे इसके पीछे ऐसे पहाड़ है, शकुंतला धार कहलाती है, सूत्रधार, जो कि शकुंतला के बिहार का स्थल था, चरक ऋषि का स्थल था, उत्तराखंड के में जो है कश्यप ऋषि का था। तो ये बहुत बड़ा है। तो अगर इसका विकास होता तो इसका एक सर्वांगीण विकास होने लगा, जिसमें कि कम से कम 22 गाँव आते हैं। उसमें इसके लिए हम लोगों ने प्रयास यही किया है। कण्व आश्रम विकास समिति वन एक उद्देश्य को लेकर चलती है कि उनका उद्देश्य मात्र यही है। वैसे बहुत से एनजीओज बनते हैं, बहुत से उद्देश्य लेते हैं, प्रशिक्षण से लेकर, समाज सेवा से लेकर, राशन बांटने से लेकर बढ़ जाते हैं। लेकिन कण्व आश्रम विकास समिति हमारी 56 से जो ये रजिस्टर्ड है, 96 से रजिस्टर्ड है, इस समिति का एक ही उद्देश्य है, कण्व आश्रम का सर्वांगीण विकास पौराणिक दृष्टांत से। कई लोग आए इस समय रिजॉर्ट बनाना यहाँ चाहते थे, अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहते थे, झील बनाना चाहते थे, लेकिन हम लोगों का ये है यदि हो तो उसी पौराणिक दृष्टिकोण से हो जो उस समय का परिवेश था, जैसा लोग थे, जैसे आश्रम थे। आज भी वो जड़ी बूटियाँ जिनका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में है, और मेघदूत में जब मेघ जा रहा है तो उसमें कालिदास बताते हैं कि जब तुम इस पर्वतों के ऊपर से निकलोगे तो तुम्हें ये वृक्ष दिखाई देंगे, ये लताएं दिखाई देंगी, ये पेड़ दिखाई देंगे। वो पेड़ आज भी मिलते हैं। तो हम चाहते हैं, अभी कई लोगों ने, सभी सरकारों ने, मैं राजनीति की ओर नहीं जाना चाहती, सभी लोगों ने अपने स्तर से करने का प्रयास किया, लेकिन अधर में छोड़ दिया। सोचिए हम लोगों के लिए कितने, मैं बोलूँगी उसकी बात है, दुख की बात है कि भारत के नामदेव सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट भरत के नामदेव भारत में हम रहने वाले, हमें परिचय कराने की आवश्यकता पड़ रही है कि ये भरत की जन्मस्थली है। यानी कि जो भगवानों की जन्मस्थली आज पूज्य हैं, जो हमने देखे हैं, लेकिन उसका इतिहास तो बहुत नया इतिहास नहीं है। भरत का इतिहास बहुत नया नहीं है। इस पौराणिकता को तो हम लोग चाहते हैं। और जहाँ तक समिति के प्रयासों की बात रही, तो समिति ने यहाँ पर पहला पत्थर चुनने से लेकर और 55-56 में डॉक्टर संपूर्णानंद के यहाँ पर जन्मस्थली के निर्माण के पश्चात 97 में पहला पत्थर डी से पैसे लेकर लगवाया और उसको इस योग्य बनाया कि यहाँ पर तक हमारे बच्चे, परिवार दूर तक नहीं पहुँचे हम पहले। लेकिन यहाँ पर जो एक मेला होता है, वार्षिक मेला होता है, उसमें जो लोग आते हैं वो वहाँ तक पहुँच सके। थोड़ा मार्गदर्शन कराया,
थोड़ा फॉरेस्ट से सौंदर्यकरण कराया, थोड़ा इस स्तर से कराया कि हमारे 2 आदमी या कम से कम 5 रिसर्च स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच सके और इस इतिहास को ढूंढ सके। वर्तमान में हमारा उद्देश्य था कि सर्वप्रथम हमारी जिस लहर में, जिस स्ट्रीम में हम इसका विकास करना चाहते थे, सबसे पहले हमारी मांग, हमारी इच्छा, हमारी ख्वाहिश ये थी कि भारत का कण्व आश्रम का नाम भारत के मानचित्र पर उभर कर आए। तो थोड़ा आशा की किरण एक जगी है कि आइकॉनिक के 29 स्थानों में जो भारत के मान्य हैं उसमें इसको ले लिया गया है। तो उस आइकॉनिक में हमारे कण्व आश्रम का नाम आ गया है, और नाम आ गया है, बहुत अच्छी बात है, और प्रारंभ हो गया, इनिशिएटिव ले लिया गया है कि हम इसको कुछ करेंगे, लेकिन इसमें भी बहुत विलम्ब हो रहा है। और आशा रखते हैं और प्रयास करेगी समिति इसके लिए कि यथाशीघ्र कुछ सामाजिक रूप से, कुछ हमारे स्वास्थ्य के रूप से, कुछ 2 साल से परिवेश ऐसा बना हुआ है कि शायद आइकॉनिक का काम भी प्रारंभ हो चुका होता, लेकिन सबसे पहले तो सुरक्षा, अपनी जान, जब सभी स्वस्थ रहेंगे तभी कण्व आश्रम का विकास कर पाएंगे। तो अब हमारा जो पूरा युद्ध स्तर पर काम करने की इच्छा है समिति की कि हम आइकॉनिक वाले, और अगर ये आइकॉनिक वाले हमारे जितने कार्य हैं, इसके लिए हमारे यहाँ से पूरी योजना बन के चली गई है, अगर उसको किया जाता है तो निश्चित ही कण्व आश्रम विकास समिति का जो उद्देश्य है पूरा भारत में, हमारे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का आदमी कण्व आश्रम के परिचित सभी हैं, आज भी परिचित हैं, पुस्तक पढ़ने से सब परिचित हैं कि कण्व आश्रम और भारत कहाँ था, लेकिन थोड़ा सा इसको उभार के लाने की आवश्यकता है, और जिसके लिए हम पूरे प्रयत्नशील हैं।